मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, इनकम टैक्स एक्ट, सेबी एक्ट, ऑल रेमिटेंसेज बिफोर 2004 आर ऑफ कोर्स गोइंग टू बी इलीगल। वो तो सीधा ग्रॉसली इलीगल है, वो तो उसमें जिन्होंने भी जिनके भी नाम है वो सीधा सीधा इलीगल है। उसके बाद में जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। दीज वुड बी लॉज एप्लीकेबल, बट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी हेल्पलेस in enforcing it unless we have sufficient documents and the sufficient evidence. Those are the papers that the government, the papers that come from Fonseca's firm are proper and authenticated. उस समय तक जाके समझेगा, नहीं तो उस समय तक कुछ नहीं समझेगा। From the financial year 2011 and 12, all resident taxpayers were required to disclose their foreign assets. इसका भी बहुत बड़ा उल्लंघन यहाँ पर दिखाई देगा। Many of them, most of them would not have disclosed this. I mean, they were thinking of it as a complete immunity. वहाँ का तो मालूम पड़ेगा ही नहीं किसी को. So these assets should have been disclosed and they have not been disclosed. So this is going to be a violation of this provision of the Income Tax Act also. So these are the laws which are likely to be affected. Of course, there are lots of ifs and buts. अगर पकड़े जाएंगे, documents मिलेंगे, पता लगेगा, confess करेंगे या clinching evidence होगा, तब जाके होगा. But ultimately, if it is done, then these are going to be affected. These are the countries which are affected in the Panama leaks. जो लाल वाले निशान है ना, इतनी कंट्रीज के नाम तो आ चुके हैं, अब बचा ही नहीं कुछ भी आपको। ये हमारा VIA के कंप्यूटर ने उसको जो ग्रे था उसको भी खत्म कर दिया, सो करीब करीब सबको ही ले लिया। लेकिन ये मैं दिखा सकता हूँ कि लेफ्ट साइड में जो ऊपर छोटा सा लाल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे पनामा है और उसके ऊपर अमेरिका है। सो अमेरिका क्लीन है पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू पनामा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन क्लीन क्यों है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका क्लीन हो, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स में क्लीन है पूरी तरह से। इंडिया तो लाल दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, तो आपने सबसे पहले देखा उसको, मुझे मालूम है। एंड द पीपल हु वर अफेक्टेड इंक्लूडेड वेल टॉप, आपको सबको मालूम है ये नाम, पुतिन का नाम भी आ गया, प्रेसिडेंट जी का नाम भी आ गया, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ मियाँ का भी नाम आ गया, सबका नाम आते चले गया। यू नो ऑल द बिग विग्स एंड देयर रिलेटिव्स, नवाज शरीफ की डॉटर का भी नाम आया। तो इतने सारे लोगों के, आइसलैंड के प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आया। सो लॉट्स ऑफ बिग विग्स आर इन्वॉल्व इन इट। इंडिया का नाम, इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। मई के रिलीज में मालूम पड़ेगा हमें कि क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने, हाउस के सामने, एंड ही हैड टू रिजाइन। आइसलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? 3,23,000। एंड दिस वाज द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस। मुझे तो पूरी पॉपुलेशन ही लगता है खड़ी हो गई वहां जाके। देख लीजिए, क्योंकि इतने लोग हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं, कहीं और बाहर तो नहीं दिखाई देंगे आपको। सो 3,23,000 इज द टोटल पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट फिगर्स दैट आई कुड गैदर। एंड दिस वाज द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दैट हैपेंड on the next day when the papers were released and the name came out by in Guardian and other newspapers, and so this is the kind of, I think समझ में आता है कि कितनी जागरूक है जनता और कितना दर्द हुआ होगा उन लोगों को। and the money and he admitted, actually he confessed that the money came from the failing banking system of जो banks थे उनके जो फेल हो रहे थे, उनका पैसा था जो कि जिसको हम हवाला कहते हैं, उस तरीके से बाहर चले गया था। and so मुझे अच्छा लगा देख के जागरूकता, the level of awareness that people have got। इंडियन नेम्स बहुत सारे हैं उसमें, उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बड़े बड़े नाम हैं। 10 में मैं I'll pick up a few names. These are public documents, everybody has seen it, but very quickly so that those who have not read it would be able to know it। KP Singh DLF ग्रुप के फैमिली के 10 नंबर, शिशिर बजोरिया ऑफ कैलकाटा फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, ओंकार कंवर ऑफ अपोलो ग्रुप, हरीश साल्वे का नाम है डॉक्यूमेंट्स में। ही हैज इनकॉर्पोरेटेड अ शेल कंपनी, नागपुर का नाम है जिंदा। डोंट वरी, हमारा नाम है अभी भी इसमें, हाँ ठीक है। सोली सराब जी का सुपुत्र जहांगीर सोली सराब जी, मोहनलाल लोहिया चेयरमैन ऑफ इंडोरामा सिंथेटिक्स, जवारे पूनावाला ब्रदर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट पूनावाला ऑफ पूना, जो हॉर्स राइड, यू नो द टर्फ क्लब्स के जो प्रेसिडेंट हैं, जो जिनका हमेशा विजय माल्या के साथ में फाइट होता है इलेक्शन के लिए वहां पे। सो राजेंद्र पाटिल, अनिल सालगांवकर ऑफ गोवा, अब्दुल रशीद मीर कॉटन इंडस्ट्रीज एक्सपोजिशन के डायरेक्टर, ओनर ऑफ मेहरा सन्स ज्वेलर दिल्ली, गौतम एंड करण थापर। ऑल यू नो दीज आर द नेम्स विच आर लाइक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये इनका नाम उस पेपर में फिगर हो रहा है, उनमें फिगर हो रहा है, तो इनके ऊपर उंगली तो उठेगी। क्यों उठेगी वो मैं आपको थोड़ा सा समझा चुका हूँ, बाद में और समझाऊंगा कि क्यों उठेगी, जरूर उठना भी चाहिए।
4 शिपिंग फर्म्स, अमिताभ बच्चन के नाम से 4 शिपिंग फर्म्स नजर आई, जिसको बाद में अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसी कोई फर्म्स थी मेरी, उन्होंने यही कहा। और उन फर्म्स में मैं विड्रॉ कर चुका हूं और आज वो है ही नहीं। लेकिन उन फर्म्स में डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि दे हैव डन crores of rupees वर्थ ऑफ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शिप्स, और उसमें द मनी हैज गॉन, ए पीनट मनी हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया टू एक्वायर दैट शेल कंपनी, और बाद उस कंपनी ने बाद में ट्रांजेक्शन की हैं। सो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होगा। सतीश मोदी, चेयरमैन ऑफ मोदी ग्लोबल एंटरप्राइज एंड यंगर ब्रदर ऑफ के मोदी, Rahul Patel, MD of Syntex Industries, Aishwarya Rai and her family. Now I'm not talking of Amitabh Bachchan family, I'm talking of Aishwarya Rai and her family. उनकी फैमिली जो थी वो, yes. उमेश शर्मा, उमेश शाहरा, रुचि ग्रुप के चेयरमैन, he floated at least 8 offshore entities and 2 private foundations. Oberoi Hotel Group का नाम है। सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन का सेट मिला है, which belongs to Chetan Kapoor and Kabir Kapoor, 2 brothers who have been arrested recently in the US, and they are in the US jail for financial transactions, illegal financial transactions the world over. हाई सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट इनके बारे में मिले हैं। हर्षद मेहता, अमृता झवेरी, फेमस आर्ट कलेक्टर, सत्य प्रकाश गुप्ता, गार्गी बरुआ, डॉटर ऑफ लेट हेमेंद्र प्रसाद बरुआ, असम टी इंडस्ट्रीज के ग्रेट ओन मैन ऑफ असम इंडस्ट्रीज, निमिता Tiwari and Ankita Sehgal, directors of Damodar Sunidhi, and Garware family, and so on. These are some of the prominent names that I picked up from the list of 500 names that figured. But these are prominent names, but there are names which are not so prominent. एक नाम इसमें इकबाल मिर्ची का भी था। तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि इलीगल काम करने वाले भी लीगल चैनल्स को यूज कर सकते हैं, जिस चैनल को हम लीगल कह रहे हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि the same channel is used by mafias, by criminals, by corrupt politicians, and by legitimate companies and legitimate businesses also. So problem ये होता है कि चैनल एक ही है, उसी चैनल से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरीके से जा रहा है और उस तरीके से आ रहा है। तो इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रीच करने के लिए गवर्नमेंट्स सक्षम नहीं है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स केपेबल रहती नहीं, क्योंकि उनका पैसा भी उसी में घूमते रहता है। सो आई वुड कम टू दैट लेटर। मैं ये कह रहा था कि नॉट सो प्रोमिनेंट ऑल्सो, कुछ एड्रेसेस ऐसी जगह पे मिले। ये तरुण त्रिखा को ढूंढते हुए करोल बाग में जर्नलिस्ट पहुंचे, इस गली में जहां पर उनका एड्रेस दिखाया गया था उस डॉक्यूमेंट में। कुछ लोहार चाल में दिखे बॉम्बे में, कुछ पहाड़गंज में दिखे, और ऐसी ऐसी जगह पे थे जहां पर आप पहुंचकर शायद वो दिखी नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो ये ऐसे ऐसे एड्रेसेस भी थे। तो दिस क्लियरली स्पीक्स अबाउट, जब आप कर रहे हैं तो उस समय भी आप डरते हैं कि अपने नाम से करूंगा तो शायद मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। आप नॉमिनी ढूंढते हैं अपना, आप यू ट्राई टू फाइंड आउट समबडी हु कैन लेंड हिज नेम, और उस नाम से करा जाता है और उसके बाद में होता है। यानी ये एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हिंदुस्तानी जो हमारी पॉलिसी होती है कि भाई पूरी सीक्रेसी है तो भी डरना है, अपना नाम तो जा रहा है तो उसके बजाय। आपको मालूम होगा उसमें ऐश्वर्या राय ने कहा था, उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें कहा था कि मेरा नाम ए राय कर दीजिए, ऐश्वर्या राय मत लिखिए। जहां पर अदानी, गौतम अदानी ब्रदर ने इसने ये कहा कि मेरा नाम शाह लिखिए वहां पे, अदानी मत लिखिए। करस्पॉन्डेंस है वहां पे कि मेरा सरनेम वहां पर शाह लिख दीजिए, अदानी मत लिखिए। सो हम लोग एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अपने आप बिल्ड करते हैं कि पकड़ा गया तो भी हमारे को बचना चाहिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दोस एडिशनल लेयर्स that you could see in those documents. Now I come to how multinationals and the companies would use this channel. मैंने कहा कि criminals भी उसी को यूज कर रहे हैं, multinationals भी उसी को यूज कर रहे हैं, और individuals भी उसी को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफशोरिंग को कंपनीज कैसे यूज कर रही है। एंड दिस में साउंड लाइक अ वेरी वेरी लेजिटिमेट बिजनेस। ये तो हो रहा है, ऑफिशियली हो रहा है, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल नो इट सो वेल, दिस apparently looks nothing wrong in that. So what is called करीब करीब हर कंपनी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम ले लीजिए जो आप हम सब इसमें भागीदार हैं। हमने अगर नेस्ले की चॉकलेट खरीदी है तो हमने टैक्स हेवन को बढ़ावा दिया है, हमने अगर iTunes में से म्यूजिक डाउनलोड किए तो हमने बढ़ावा दिया है, हमने फेसबुक यूज किया तो हमने बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये सबने टैक्स हेवन्स में अपना सब्सिडरी कंपनी खोल रखी है और वहां से पैसा उसके थ्रू रूट आउट होकर पैसा आ रहा है, जा रहा है। नेम एनी मल्टीनेशनल, दैट्स द रीजन व्हाई दे आर मल्टीनेशनल्स। तो आपको सब दिखाई देगा उसमें। ये मैं इसको मूव करता हूँ, आई बीन स्पीकिंग अबाउट दैट ऑलरेडी। हाँ, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ये खाली बताना चाहता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये होती है कि जब भी ऐसा एक्सपोजे होता है तो टैक्स हेवन सबसे पहले आके स्टेटमेंट देता है, वी आर नॉट टैक्स हेवन, हम नहीं हैं, हमारा लॉ बहुत अच्छा है, हमारा काम सिस्टमैटिक है, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। यू जज
मैंने ये सर्च करके देखा, आप गूगल में सर्च करके देखिए वी आर नॉट टैक्स हेवन, आपको सारी टैक्स हेवन की लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि इन कंट्रीज ने कभी किसी ना किसी टाइम पर बोला हुआ है, जब भी इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया है इन्होंने कहा नो नो वी आर नॉट टैक्स हेवन। हर कंट्री ने बोला है। तो आपको लिस्ट ढूंढनी है तो वी आर नॉट टैक्स हेवन सर्च कर लीजिए, आपको सभी ने बोला है, सभी कंट्री की आपको लिस्ट नजर आ जाएगी वहां पे। सो वी आर ट्रांसपेरेंट, वेल रेगुलेटेड एंड कोऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन, ये भी सबने कहा है। सो दिस इज हाउ दे प्रिटेंड एंड दिस इज हाउ दे हैव, बट लेकिन एवरीबडी नोज अबाउट इट कि होता है। मैंने एग्जांपल लिया था कि केमन आइलैंड्स में इन्होंने कहा कि ये सब स्कैंडलस है, ये लोग उठा के हमारे से क्रिटिसाइज कर, जब भी आता है दे वुड फेस इट। अभी जो होगा फोंसेका के ऊपर कुछ होगा, फोंसेका हैज बीन रेडेड, ऑफिस हैज बीन रेडेड यस्टरडे एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर ही हैज डन समथिंग इलीगल और नॉट। पनामा को कुछ नहीं होगा, पनामा वुड कम आउट एंड से दैट हमारा काम बहुत सिस्टमैटिक है, अगर कुछ गलती है तो इन्होंने किया होगा, हमारे जो लॉज है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं बराबर। ये मैंने डिस्कस कर लिया है। मैंने कहा कि यू आर पार्ट ऑफ इट। आई पिक्ड अप सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द कंपनीज that you have been using and I have been using: Google Play, iTunes, AIG, Black & Decker, British Tobacco, HSBC Bank, Microsoft, Pepsi, Skype, Starbucks, Vodafone, Walt Disney. Everybody uses a tax haven जो हमारे को जो लेजिटिमेट तरीका दिखेगा। मैंने कहा कॉन्ड्यूट वही है, उसको लेजिटिमेट तरीके से कोई यूज कर रहा है, ऐसे अपेरेंटली लेजिटिमेट तरीके से, क्योंकि उसमें इलीगल नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है लीगल है, लेकिन क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो मैं आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। दिस इज हैपनिंग थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ प्राइस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। मैं आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इट। लेट्स से मैंने 1000 रुपए के संतरे नागपुर से मैंने सोचा कि मुझे अमेरिका भेजने हैं। 1000 रुपए का है, अमेरिका में मुझे 10,000 रुपए शायद मिल जाएंगे उस संतरे के। मैं 1000 रुपए अगर अमेरिका में 10,000 में बेचता हूं तो 9,000 रुपए मुझे प्रॉफिट होता है, 9,000 रुपए में टैक्स भरूंगा। प्रिज्यूमिंग दैट आई एम पेइंग 30% टैक्सेस, मैं 2,700 रुपए उसके ऊपर मैं टैक्स भरूंगा। लेकिन मैं नहीं भरना चाहता, मैं चाहता हूं कि टैक्स कम होने का कोई तरीका है क्या। मैं टैक्स हेवन ढूंढूंगा कोई, मेरी बिलिंग होगी BVI को या पनामा को या लग्जमबर्ग को, जहां पर मैं 1000 रुपए के संतरे 1200 रुपए में या 1500 रुपए में या 2000 रुपए में बेचूंगा। वी हैव अ कंसेप्ट इन टैक्सेशन लॉज कॉल्ड आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट इसको चेक करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आर्म्स लेंथ है कि नहीं, ये इस सही रेट में बेचा जा रहा है कि नहीं। सही रेट में ही बेचा जा रहा है, 1000 रुपए के 2000 में बेच रहा हूँ, उससे ज्यादा खराब रेट, इससे ज्यादा सही रेट क्या हो सकता है। सही रेट में बेचा जा रहा है, मैं 100% प्रॉफिट ले रहा हूँ, हमको 10% भी नहीं मिलता है यहाँ पे तो भाई। सो एब्सेंटेड एट द राइट रेट, तो गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन पनामा की कंपनी 2000 के संतरों को बाद में 10,000 रुपए में अमेरिका की कंपनी को बेच देती है। दैट पनामा कंपनी इज माई सब्सिडरी। उसने 2000 के, वहां पर कोई टैक्सेशन लॉज नहीं है, वहां कोई वैट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनकम टैक्स भी नहीं है। 10,000 रुपए में बेच दिए। पनामा की सब्सिडरी को 8,000 रुपए मिल गए, मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिला। नाउ दिस सब्सिडरी कैन सेंड द मनी बैक टू इंडिया। वो मेरी कंपनी में भी दोबारा इन्वेस्ट कर सकती है, वो स्टॉक मार्केट में भी लगा सकती है, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। सो दिस इज हाउ द लीगल ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म वर्क्स इन केस ऑफ मल्टीनेशनल्स, एंड दैट इज द रीजन वाई मल्टीनेशनल्स आर मल्टीनेशनल्स। इसी तरीके से होता है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, और ये मैंने एग्जांपल निकाले थे। A kilo of toilet paper from China has been sold for $4,121, and a liter of apple juice has been sold out of Israel at $2,052, and ballpoint pen has been recorded leaving Trinidad at $8,500. इस रेट में भी माल बेचे गए हैं। इन टैक्स हेवंस में से जब निकलता है तो ऐसे रेट में निकलता है वहां से, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, महंगा बेचने में कोई तकलीफ थोड़ी है, ज्यादा रेट मिल रहा है आपको तो कोई तकलीफ नहीं है। बट दिस आर ये रेयर एग्जाम्पल लिए। नॉर्मल रूटीन कोर्स में भी एक चॉकलेट अमेरिका से इंडिया आते आते 3 टैक्स हेवन से गुजर कर आ जाती है। उनकी डॉक्यूमेंटेशन 3 टैक्स हेवन से गुजर के आते हैं। सो उसकी जो प्रॉफिट है, दे आर शिफ्टेड फ्रॉम माय कंट्री टू अनदर कंट्री। जिसका टैक्स बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको मिला। सेंट्रल कंपनी को कंट्री को मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलके बीच वाली किसी कंट्री को मिल गया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस ओवर एंड ओवर अगेन। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने नजर आया, वॉलमार्ट का नजर आया। वॉलमार्ट है 78 सब्सिडरीज। कहाँ पे है बताऊं? ये सारे टैक्स हेवंस के नाम है। जैसे मैंने कहा वी आर नॉट टैक्स हेवन बोल दीजिए तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये इन सब्सिडरीज के नाम देख लीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग, हांगकांग, साइप्रस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशियस, गिब्राल्टर, पनामा, केमन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एंड सो ऑन। ये और मजे की बात बताऊं, इनमें एक भी स्टोर नहीं है वॉलमार्ट का इन कंट्रीज में। So they have subsidiaries in this country where $76 billion are lying in assets, and they do not have a single store in these countries. You can understand the rampant offshoring of money and transfer of money to tax haven to save taxes and other things would take place
थ्रू लेजिटिमेट चैनल, हम सबके सामने, हमारी आंखों के सामने, और वो हो रहा है, एंड द वर्ल्ड नोज अबाउट इट, देयर इज नथिंग सीक्रेट हियर, मैंने कहीं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से ढूंढ के नहीं निकाला, इट्स देयर. सो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से मल्टीनेशनल्स rob you, rob honest countries or the countries who should be getting the benefit and pass it on to their shareholders. Ultimately, अगर ये legitimate है, अगर वॉलमार्ट की सब्सिडरी, ये पैसा अगर 1000 रुपए के संतरे मैंने लग्जमबर्ग में अपनी सब्सिडरी को भेजा, तो मैंने इतनी ऑनेस्टी रखी कि अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स की है, क्योंकि सब्सिडरी मेरी है तो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा मिलने वाला है. लेकिन इंडियन बिजनेसमैन ऐसा भी नहीं करते, वो वहां पे किसी बेनामी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो पैसा शेयर होल्डर्स को भी नहीं मिला, इट हैज गॉन टू द प्रमोटर, टू द ओनर ऑफ द बिजनेस. सो अगर ये ऑनेस्ट है, जैसे वॉलमार्ट के केस में होगा, तो पैसा तो वॉलमार्ट में ही है, लेकिन घूम घूम कर कहीं और चले गया. लेकिन ये ऑनेस्ट नहीं है, तो पैसा प्रमोटर की जेब में जा रहा होगा, जो जैसे पॉलिटिशियंस के केस में, प्यूटिन के केस में हुआ होगा, या आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के केस में हुआ होगा. मनी वुड हैव गॉन टू हिज पर्सनल अकाउंट, to his personal benefit. So this is how the transfer pricing takes place, and that's the reason why small businesses suffer. क्योंकि आप और हम तो बहुत ज्यादा चोरी कर ही नहीं पाते हैं. थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे. इस तरीके से 1000 का 10,000 करने की चोरी तो हमारे से हो भी नहीं सकती है. So we are going to suffer because ultimately उसके बाद होता क्या है कि see, we pay our fair share of taxes, shop locally, support our school and generate most of the new jobs. लेकिन मल्टीनेशनल की सब्सिडरी जो है वो वहाँ पैसा पूरा साइफन ऑफ हो गया, उसके बाद में वो कहाँ आएगा, किसके काम आएगा, आपको नहीं मालूम है उसके बारे में. सो एक इफेक्ट तो ये होता है. और दूसरा रीजन, एंड एज आई सेड, मल्टीनेशनल्स आर मल्टीनेशनल्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ द टैक्स हेवन्स दैट एग्जिस्ट एट पनामा एंड अदर प्लेसेस. और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि चूंकि जिन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए था वो टैक्स नहीं ददे रहे हैं, तो आपको हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है. सो अल्टीमेटली टू सस्टेन द इकोनॉमी, इट्स पीपल हु कैन बी कॉट हैव टू पे मोर टैक्सेस. तो हमारा जब सर्विस टैक्स 12% से बढ़कर 14% होता है, या वैट बढ़ता है, तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों की वजह से हो रहा है. वी आर रिक्वायर्ड टू पे मोर टैक्सेस बिकॉज somebody is not paying. Somebody who should be paying the largest share of tax is not paying the taxes. And this makes the market inefficient. ये ऑफशोरिंग करने में कोई अच्छा मुझे लगेगा कि 10 रुपए की कैडबरी को 8 रुपए में बना दिया, कि 10 रुपए की चॉकलेट को 8 रुपए में बना पाई कोई कंपनी, तो मुझे खुशी होगी, 2 रुपए बचा लिया. लेकिन आपने एक डिवाइस बनाकर टैक्सेस में से पैसा बचा लिया, तो एफिशिएंसी तो कुछ भी नहीं हुई है. यू हैव जस्ट बाय वे ऑफ बुक एंट्री यू हैव मैनेज टू क्रिएट अ गेन फॉर योर शेयर होल्डर्स. बाकी किसी को फायदा तो नहीं हुआ उसमें से, एंड नोबडी हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस अ चीपर चॉकलेट हियर. So this is a major drawback of the scheme that happens. So this is like an untargeted government subsidies for multinationals, which actually I wanted to explain using this platform of Panama Leaks. I wanted to explain that this is a subsidy that the government doles out, government of the world would dole out to the multinationals, because they know that these tax havens, अगर ये 60 tax havens बंद हो जाएंगे तो ये सब्सिडी बंद हो जाएगी. But ये बंद नहीं होंगे, उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके. लेकिन बंद नहीं होंगे तो सब्सिडी मिलती रहेगी मल्टीनेशनल्स को इन कंपैरिजन टू द लोकल कंपनीज. इसलिए कोई स्वदेशी कंपनी यदि जो कि नॉन मल्टीनेशनल है, जिसका डायरेक्टर ने शेल कंपनी खोलकर पनामा में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, तो मैं उसको बहुत इज्जत से देखता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं करने के बाद में भी मल्टीनेशनल की कंपटीशन में वो रेस में टिकी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत इज्जत की बात है उसके लिए. तो क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बहुत सीधी डिवाइस है जिसका यूज कर रहे हैं लोग उसमें. है और अब आता हूं मैं इंडिविजुअल्स के ऊपर में, कि रिच इंडिविजुअल्स जिनके नाम हमने लिस्ट में देखे थे अभी, उन लोग क्या करते हैं. जैसे मैंने कहा 2004 के पहले अगर जो कुछ किया गया वो तो पूरा इलीगल है, कुछ हो ही नहीं सकता. 2004 के बाद में जो स्कीम के थ्रू पैसा भेजा गया, उसके बाद में शेल कंपनी बनाई गई या ट्रस्ट बनाया गया. ऐसे भी ट्रस्ट बनते हैं बीवीआई में. बीवीआई इज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, उसका नाम वर्जिन आइलैंड्स है, लेकिन वो उसको बीवीआई बोला जाता है. तो क्योंकि अमेरिकन वर्जिन आइलैंड्स भी है दूसरा, वो भी टैक्स हेवन है. दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको बीवीआई बोलते हैं. सो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऐसी भी कंपनी बनती है जिसमें जिसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिसके डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो दूसरी कंपनीज होती हैं, उनके नॉमिनीज होते हैं. और वो जो दूसरी कंपनी होती है, उनके डायरेक्टर्स भी दूसरी कंपनी होती हैं. सो आप 20 कंपनी बना सकते हैं, एक लग्जमबर्ग में, एक पनामा में, एक बीवीआई में, एक नेरो में, एक मॉरिशस में, और क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं. किसी को यदि पता लग भी जाता है तो उसको 20 चैनल्स तोड़ने होंगे, तब जाके वो वहां तक पहुंचेगा. और इनमें से कोई ना कोई चैनल ऐसा होगा जो, जैसे मैंने कहा, रोग कंट्रीज होती हैं. ये कंट्रीज ऐसी होती हैं कि दे रिफ्यूज टू गिव द इन्फॉर्मेशन. 2-3 चैनल तो ऐसे होंगे जिनको आप ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में. सो आपने 20 लेवल बना दिए, और उसके बाद में शायद आप 20वें लेवल पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी उसका नाम नहीं होगा.
वहां पर बेरर शेयर्स होंगे शायद, या फिर वहां पर रिजोल्यूशन होगा कि द बेनिफिशियरी ऑफ दिस कंपनी इज मिस्टर सो एंड सो, ऐसा रेजोल्यूशन होगा, एंड द रेजोल्यूशन इज इनसाइड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट टू बी रजिस्टर्ड इन मोस्ट ऑफ द टैक्स हेवंस। सो वहां पर लिखा होगा कि ये कंपनी इसके बेनिफिट के लिए की गई है, वो डॉक्यूमेंट कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होगा। सो आप पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए जो हम बात करते हैं, जो हमने बिफोर द मीटिंग वी हैड अ डिस्कशन विद असित भाई एंड ऑल अदर पीपल हियर, हम लोग ये कह रहे थे कि समझ में आ रहा है, दिखता है सब कुछ, सबको दिखता है, समझता है क्या हो रहा है, लेकिन द गवर्नमेंट इज हेल्पलेस। मोदी जी out of his maybe over enthusiasm said that हम लोग ब्रेक करके ले आएंगे, he did not realize how complicated the things are। पैसा है, गया है, सबको दिख रहा है, कहाँ है ये भी पता है, लेकिन हमारे काम का नहीं, हम नहीं ले सकते उसको, because of the structure that until the governments of the world come together and cooperate, which they are not going to do, which I'm going to explain now immediately after this. So these are the why this cannot be done, why the tax havens cannot be closed. I'm coming to that now. So there are 60 tax havens in the world. Roughly you can divide into 4 categories. One is a set of continental European tax havens. Second is a British zone of influence connected to the city of London and loosely shaped around parts of Britain's former empire. मैंने कहा था इंडिया भी बन सकता था, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक हमारा बहुत अच्छा है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए हम लोग नहीं थैंकफुली हम लोग टैक्स हेवन नहीं बनेंगे। Is for this reason. Otherwise, British बहुत सारी colonies हैं जो they continue to be tax haven. A zone of influence focused on the United States and some unclassified countries like Somalia and Uruguay. So now ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि I want to tell you and explain to you that tax havens are not independent nations. Panama कोई अपने आप में tax haven नहीं है. It's a collection of nations which have patronage of the bigger nations. उनके patronage और उनके आशीर्वाद से चल रहे हैं tax havens, नहीं तो ये चल ही ना सकें। क्यों चल रहे हैं? We discuss about money being channelized into the stock market, but there are lots of other things also that we will be discussing, and they are everywhere. इसको skip करेंगे हम लोग। The first group is Switzerland, Luxembourg, जो यूरोपियन ग्रुप कहा मैंने। लग्जमबर्ग के बारे में इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स यहाँ रख लीजिए, आप मेरे पास ले लीजिए। 2013 GDP was $60.54 billion of this country, of which services including financial services produce 86%। GDP का 86% जो था वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आया, और बाकी जो 14% होगा वो टूरिज्म से आया होगा। So this is what happens in tax havens. 86% from financial services, जिसका मतलब है वो जो पैसा कमाया उन्होंने टैक्स हेवन बन के, आपका पैसा वहां घूमकर उधर पहुंचा, उसकी जो कमाई हुई उनकी, उसमें से पैसा आ रहा है उसके पास में। कंट्री की पॉपुलेशन है 5,43,000 रुपए। Yes. So Netherlands is part of that Europe. Second group is the group controlled by UK. सेंट्रल लेवल पर सिटी ऑफ लंदन है, उसके बाद में क्राउन डिपेंडेंसीज हैं जो आइलैंड्स हैं आसपास के, जर्सीज एंड आइलैंड ऑफ मैन एंड सो ऑन, और थर्ड लेयर पे ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं, इसमें पनामा आइलैंड्स भी आता है। सो ये दीज आर द कंट्रीज विच आर, मैंने इसको आगे लिया है इसको। सो या मूव फॉरवर्ड। इसमें से मैंने एग्जांपल लिया था केमैन आइलैंड्स का। Cayman Islands is the world's 5th largest financial center, hosting 80,000 of the world's hedge funds. एक hedge fund का साइज क्या होता है आप लोगों को मालूम है? 80,000 वहां पर रजिस्टर्ड हैं, वहां incorporated हैं, and $1.9 trillion in deposits, 4 times as much as that of all banks in New York City. New York City के डिपॉजिट से 4 गुना ज्यादा डिपॉजिट्स केमैन आइलैंड्स में हैं, और केमैन में एक ही सिनेमा है, एक ही टॉकीज है। आपको साइज बताना चाह रहा था मैं कि कितनी बड़ी कंट्री है वो। सो आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिग विग्स एंड ऑल द बिग कॉर्पोरेशन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट आर बीइंग रूटेड थ्रू द सेम चैनल्स, यहीं से घूम रहे हैं। पनामा लीक्स में से 70% डॉक्यूमेंट्स इन कंपनियों के मिलेंगे जिसमें कुछ होगा ही नहीं। जब इंडिविजुअल्स के नाम मिलेंगे तब कुछ शायद निकलेगा, लेकिन ये कंपनियों के तो है, ये लीगल दिखाई देगा ऊपर से आपको पूरा का पूरा। मैंने एग्जाम्पल जो मैंने कहा कि बैंक a friendly banker would give loan to the company, मैंने उसका एग्जांपल यहाँ पर लिया। केमैन आइलैंड्स की जो अगर आप टोटल बोरोइंग्स और लेंडिंग देखेंगे बैंक्स की, टोटल बोरोइंग्स है $2.2 ट्रिलियन और लेंडिंग है 1/3 ऑफ दिस अमाउंट। $1.5 ट्रिलियन की गैप कहाँ है मालूम नहीं है। उन्होंने बोरो किया $2.2 ट्रिलियन, लेंड किया सिर्फ उसका 1/3, बाकी पैसा कहाँ गया मालूम नहीं किसी को, बिकॉज दे हैव नो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। देना ही नहीं, बताना ही नहीं किसी को, तो क्या कर लेंगे आप उसको।
So you can understand where the money comes from and where the money goes. आपको जब एक शेल कंपनी हिंदुस्तानी एक्टर बनाता है अमेरिका में, तो उसको पनामा में, तो उसको पैसा कहाँ से आता है? यहाँ से आ रहा है. So ये यहाँ पैसा कहाँ से आता है वो अलग चीज है दूसरी उसके बाद में. So this is how it's happening. The gap clear है. बैलेंस शीट टैली नहीं होती. In short, सिंपल भाषा में आपने बोरो किया इतना, आपने लेंड किया उसमें से 1/3 सिर्फ, बाकी 2/3 को आपने क्या किया बताने को तैयारी नहीं है. बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स टू, यू आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन इट टू एनीबडी वेयर दिस मनी हैज गॉन टू. ठीक है. सो द थर्ड रिंग जो है ब्रिटिश का वो है हांगकांग एंड बहामास एंड अदर प्लेसेस. ठीक है. ये I'll just read out the second part. People have seen tax havens as marginal players used by mafias and drug smugglers and spy petty criminals and celebrity dodgers. Plenty of these can be found offshore, it is true, but the big user of the secrecy jurisdictions are the banks and financial institutions and the companies. अब एक सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों नहीं है इसमें. तो जो मैंने ग्राफ दिखाया था उसमें अमेरिका क्यों नहीं है. इट्स जस्ट स्पेक्यूलेशन. 2-3 रीजन हो सकते हैं जो हो सकते हैं. नंबर वन रीजन दैट आई कैन फाइंड आउट, विच आई मे बी प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज में हो सकता है कि अमेरिकन नाम्स भी आ जाएं उसमें. आई कैन फाइंड आउट इज द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने इसका रिसर्च किया था, जिसको उस जर्मन न्यूज़पेपर ने हैंडओवर किया था, जिन्होंने 107 न्यूज़पेपर्स को कोऑर्डिनेट किया. दिस इज अ बॉडी which is funded by Ford Foundation, Carnegie Foundation, Rockefeller Foundation, Kellogg Foundation, and so on. All Americans funded. So it looks like a vested interest. शायद अब मत दीजिए अमेरिकन नाम बाहर या क्या हो सकता है. That could be one of the reasons. The second reason that could be that is a possibility which is even a better possibility than this. ये हो सकता है कि शायद पहले स्टेज पे नहीं आया, सेकंड स्टेज पे आ जाए. दूसरा रीजन ये है, I explained to you the structure. कुछ ब्रिटिश कंट्रोल्ड टैक्स हेवेंस हैं, कुछ अमेरिकन कंट्रोल्ड टैक्स हेवेंस हैं. ब्रिटिश कंट्रोल्ड टैक्स हेवेंस में पनामा है, अमेरिकन कंट्रोल्स में दूसरी कंट्रीज हैं. सो ब्रिटिश अमेरिकन, आई एम सॉरी, जो पनामा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल्ड, इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रोल्ड एम्पायर. आई एम सॉरी, मैंने आपको वहां पे कहा उसमें इज अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रोल्ड एम्पायर. मैंने गलती बीच में गलती, आई करेक्ट दैट स्टेटमेंट दैट आई सेड अर्लियर. इज अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रोल्ड एम्पायर. अमेरिका के बिल्कुल नीचे है. Panama Canal till 1990 was a part of America. Then बाद में it was handed over to Panama, so that Panama could derive revenue out of that, and major revenue comes from that. Other than the financial services come from that. It continues to be a part. Currency वहाँ पे अभी भी US डॉलर ही चलती है. Part of US only. तो being so closely connected to US companies would normally not invest in that, would not use that tax haven. They would be using a British tax haven. This is a major possibility. So there are two parts in the world now: British controlled tax havens and America controlled tax havens. The British companies would normally use the American tax havens because British laws cannot reach there, and American companies would use the British tax havens, presuming that the British laws would not be able to reach there. So this is how it works. बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है ऊपर के लेवल पे, हमको समझ में आता है जब हम देखते हैं तो. सो द थर्ड ग्रुप इज सम स्टेट्स इन द यूएस इटसेल्फ जो कर रहे हैं. इसमें पनामा का नाम है, यूएस कंट्रोल में पनामा का नाम आ गया. यूएस कंट्रोल टैक्स हेवेंस कम है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू द ब्रिटिश कंट्रोल टैक्स हेवेंस. यूएस आर कंपैरेटिवली लेस. एंड एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर, दे आर नॉट independent nations. They are a bunch of nations, a part of an organized system. Every nation, like I explained, मैंने Luxembourg के बारे में कहा, Luxembourg specializes in hedge funds. There are other nations who specializes in insurance companies. There are nations who specialize in other types of countries. So इन्होंने अपने specialization बनाने रखे, अपनी practice का area बना रखा है. So when you want this, you go to this particular country and this particular tax haven. This is how it works. US individuals and corporations use, second paragraph में मैंने वही लिखा है, British spiderwebs extensively. Enron had 881 offshore subsidiaries before it went bankrupt, of which 692 were in Cayman Islands, 119 in Turks and Caicos, 43 in Mauritius, and 8 in Bermuda, all a part of British network. So इससे समझ में आता है कि अमेरिकन नाम क्यों नहीं है. अमेरिकन नाम ब्रिटिश लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे, ब्रिटिश नाम आपको अमेरिकन लाइब्रेरी में मिलेंगे. And United States returns the favor to wealthy British interest, investing tax-free in secrecy via Wall Street. So, जैसा मैंने कहा कि secrecy is the major driving force why tax havens exist, and
फॉर शेडी क्लाइंट, जैसे मैंने कहा स्विस बैंक में तो मालूम है बैंकर को, वो आपका नाम बताएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ उनको नाम भी नहीं मालूम है, लेयर्स हैव बीन बिल्ट अप, एंड उसमें उसको मालूम है कि पैसा इलीगल सोर्सेज से आ रहा होगा, फ्रॉडस्टर्स का पैसा होगा, मनी लॉन्ड्रर्स का पैसा होगा।